हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पार्ट 2। इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर जो लास्ट वीडियो थी मेरी, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इसी के कुछ और टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ही स्पेशल ड्राइंग राइट एक टर्म आती है, एसडीआर जिसको बोला जाता है, और इसको वर्ल्ड करेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये बेसिकली होते क्या हैं? इंटरनेशनल लेवल पर लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए ये जो स्कीम है वो आईएमएफ ने स्टार्ट की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको स्टार्ट किया है और इसको एसडीआर बोला जाता है, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। आईएमएफ ने ये स्कीम स्टार्ट क्यों की थी, इसका बेसिक मोटिव क्या था? ये स्कीम आईएमएफ ने स्टार्ट की थी कि जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में जो शॉर्टेज होती हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि एक कंट्री अगर बाहर से कुछ इंपोर्ट करती हैं तो उसको पे करने की जो एक कंट्री की एबिलिटी है उसी को इंटरनेशनल लिक्विडिटी बोला जाता है। अगर एक कंट्री अपनी इंपोर्ट की पेमेंट को करने में कैपेबल नहीं है, मतलब इसका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, तो उस केस में ये कंट्री क्या कर सकती है? इस एसडीआर को अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को मीट करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड करेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है। ये स्कीम आईएमएफ ने 1969 में स्टार्ट की थी। इस स्कीम के अंदर जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, एसडीआर का एक कोटा उनको अलॉट कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से ये कूपन होते हैं। एसडीआर एक कूपन की फॉर्म में मेंबर कंट्री को दे दिया गया, और जब भी मेंबर कंट्री को करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, किसी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, एसडीआर को करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते हैं इंटरनेशनल पेमेंट को करने के लिए। तो 1969 में एसडीआर को गोल्ड इक्विवेलेंट की फॉर्म में इसको लिंक किया गया। दैट मीन्स $1, दैट मीन्स 0.88867 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1973 में एसडीआर की वैल्यू को दोबारा डिफाइन किया गया और इसको बेस लिया गया 16 जो मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसीज होती थी मेंबर कंट्रीज़ की, तो उसके पूरी बास्केट के फॉर्म में इसको डिफाइन किया गया। 1981 में जो करेंसी का जो नंबर था बास्केट के अंदर, पहले 16 करेंसी को लिया गया था, फिर इस नंबर को कम करके सिर्फ 5 करेंसी तक इसको लिमिट कर दिया गया। और ये 5 करेंसी कौन कौन सी थी? यूएस डॉलर को लिया गया, ब्रिटिश पाउंड को लिया गया, फ्रेंच के फ्रैंक करेंसी को इंक्लूड किया गया, जर्मन की करेंसी को इंक्लूड किया गया और जापानीज की येन को इंक्लूड किया गया। लेकिन बाद में क्या किया गया कि 4 करेंसी को इसमें कंसिडर किया गया, जिसको इस पूरी बास्केट के अंदर इंक्लूड किया गया था, जिसमें यूरो, यूएस डॉलर, ब्रिटिश के पाउंड और जापानीज का येन लिया गया। अब इन 4 करेंसी के साथ जो चाइनी की रेनमी जो करेंसी है उसको भी 5th करेंसी की तरह एसडीआर की बास्केट में इंक्लूड कर लिया गया है 1 अक्टूबर 2016 से। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक कोटा उनको अलॉट किया जाता है, एक कोटा अलॉट किया जाता है। और उसी कोटा के बेस पर क्या होता है कि कोटा जो फिक्स किया जाता है वो मेंबर कंट्री ने आईएमएफ के अंदर कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके बेस पर ये कोटा दिया जाता है। इसीलिए इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो रिच कंट्रीज होंगी उनका कोटा भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो डेवलपिंग कंट्री को तो ज़्यादा कोटा की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका तो डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता ही है। मेंबर कंट्री का जो एसडीआर कोटा होता है इसको आफ्टर 5 ईयर रिवाइज किया जाता है, मतलब कोटा जो है इसकी बार बार रिवीजन की जाती हैं। तो कोटा को ध्यान में रखते हुए जितना कोटा होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो आईएमएफ होता है वो मेंबर कंट्री को एसडीआर इशू कर देता है, और जो एसडीआर इशू होते हैं वो उस मेंबर कंट्री के सेंट्रल बैंक में रहते हैं। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है तो जो कंट्री होती है वो आईएमएफ को अप्लाई करती हैं एसडीआर का यूज़ करने के लिए। फिर आईएमएफ क्या करता है,
आईएमएफ जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है, तो उसको फिर क्या करेगा, मतलब डेज़िग्नेटेड कंट्री होती है, उससे फिर वो कॉन्टैक्ट करता है। अब जो डेज़िग्नेटेड कंट्री होती है, वो एप्लीकेंट कंट्री से एसडीआर ले लेती हैं और उसको फ़ॉरेन करेंसी इश्यू कर देती हैं। तो एसडीआर जो पूरी की पूरी जो ये ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, इनको आईएमएफ की बुक्स के अंदर प्रॉपर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। आईएमएफ जो एसडीआर का टोटल कोटा होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती हैं, 1.5% के नियर अबाउट इसकी रेट होती हैं। और जिस एसडीआर को यूज़ कर लिया जाता है, जिसको विड्रॉ किया जाता है, उसके ऊपर सेम रेट से इंटरेस्ट भी लिवाई होता है। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, ये एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व होते हैं और ये आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था। जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनकी मतलब उनके एक तरह से सप्लीमेंट की तरह होती हैं, उनके लिए उनको उनको ये यूज़ कर सकते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल में करने के लिए, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को पे करने के लिए इसका वो यूज़ कर सकते हैं। एसडीआर की अगर हम बात करें तो ये सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट के फॉर्म में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। आईएम जो एफ है वो इसको मेंटेन करता है। एसडीआर वो यूनिट होते हैं, एक तरह से ये यूनिट ऑफ अकाउंट होते हैं आईएमएफ की तरह, एक करेंसी नहीं होती हैं। ये क्लेम करेंसी जो आईएमएफ मेंबर के पास जो भी ये जितना उन्होंने होल्ड किया होगा, जितने एसडीआर उनके पास होंगे, तो एसडीआर एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उस करेंसी को जिसके लिए वो मेंबर कंट्री क्लेम कर सकती हैं। तो इस तरह से हम एसडीआर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट टू करेंसी होती हैं। इसको एक वर्ल्ड करेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है जो हर जगह पर एक्सेप्टेबल होती हैं। तो अगर हम बात करें मतलब कितना जो है, कितने जो एसडीआर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोटा होल्डर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट आता है, जिसका जो कोटा है अगर हम मिलियंस की बात करें तो 82,994 करोड़ मिलियंस के नियर अबाउट इसका कोटा है। अगर हम कोटा शेयर परसेंटेज में देखें तो 17.46% इसका है। देन जापान सेकंड नंबर पर आता है, जिसका कोटा के अंदर जो शेयर है वो 6.48% है। चाइना का इस कोटा के अंदर शेयर 6.42 के परसेंटेज नियर अबाउट है। देन फ्रांस 5.6% है। यूनाइटेड किंगडम का 4.24% है। देन फ्रांस का भी 4.24% है। इटली का 3.17% है और इंडिया भी इसके अंदर स्टैंड करता है और इंडिया का जो कोटा में शेयर है वो 2.76% है। तो अब तक अगर हम इंडिया की बात करें तो जो इंडिया के अंदर 12.57 बिलियंस एसडीआर इंडिया को इशू हो चुके हैं। तो इस तरह से ये एक क्रक्स है, ये एक डेटा है जो हमें बताता है कि कितना कितना जो कोटा के अंदर शेयर है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एसडीआर। एसडीआर के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, एसडीआर के यूज़ करने का बेनिफिट क्या होगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है कि गोल्ड के ऊपर जो पहले डिपेंडेंट होती थी इंटरनेशनल पेमेंट को करने के लिए, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी हैं क्योंकि वो पे करने के लिए गोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एसडीआर का यूज़ किया जा सकता है उसको पे करने के लिए। इंटरनेशनल लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो चुकी हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फेवर में हो सकता है हमेशा, क्योंकि एसडीआर का यूज़ किया जा सकता है। जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज़ हैं और जिनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अनफेवरेबल होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट उन मेंबर कंट्रीज़ के लिए होगा। इकोनॉमिकल होता है क्योंकि एसडीआर जो होते हैं वो कॉस्टलेस होते हैं, इनको प्रोड्यूस करना कॉस्टली नहीं होता है, मतलब प्रोड्यूस करना इसमें कोई कॉस्ट आती नहीं है। अगर हम पेपर करेंसी को प्रोड्यूस करें तो उसके अंदर हमें ज़्यादा कॉस्ट को बियर करना पड़ता है और गोल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती हैं। एसडीआर के चोरी होने का भी कोई डर नहीं होता, जैसे गोल्ड में तो चोरी होने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन एसडीआर में जो इस तरह के डर होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये इकोनॉमिकल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज। ईजी टू पे एंड फ्लैक्सिबिलिटी, कि एसडीआर के थ्रू जो पेमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है उनको पे करना और फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एसडीआर का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है।
कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, एसटीआर को क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। तो क्रिटिसिज्म किस फॉर्म में है? सबसे पहले हम बात करते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो एसटीआर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कोटा के बेस पर होता है। ज़्यादा एसटीआर रिच कंट्रीज़ को इशू किए जाते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं रादर उनको ज़्यादा एसटीआर की रिक्वायरमेंट है, उनको कम एसटीआर इशू किए जाते हैं। तो इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। नो कंसेशन इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं एसडीआर के यूज़ करने के ऊपर, इधर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में किसी भी तरह का कंसेशन उनको नहीं दिया जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के रिगार्डिंग। कोटा रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं। जो एसडीआर का कोटा है वो डेवलपमेंट नीड के अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं होता है। किसने कितने कैपिटल मेंबरशिप के फॉर्म में प्रोवाइड की है उसी के बेस पर कोटा डिसाइडेड होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है। इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एसडीआर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो 1.5% पर एनम है। लेकिन अब जो इंटरेस्ट की रेट है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि 5 कंट्रीज़ के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी प्रिवेल करती हैं, और इसी के बेस पर इसके लिए भी इंटरेस्ट ऑफ रेट को डिसाइड डिसाइड किया जाता है। तो जो इंक्रीज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर जो बर्डन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन फंक्शन ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? तो बेसिकली कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो आईएमएफ के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? तो सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ लैंडिंग फॉर मीटिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। तो आईएमएफ करता क्या है, ये अपनी मेंबर कंट्री को जिनका टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती हैं तो उनको ये एक तरह से लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए लोन नहीं देता है। आईएमएफ जो होता है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अगर वो डेफिसिट है तो उसको कम करने के लिए हो सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म अगर कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं तो उनको कवर करने के लिए हो सकता है। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, आईएमएफ मेंबर कंट्रीज के लिए एक ऐसा फंड क्रिएट करता है, मतलब ये सेल और परचेज करने में करेंसी को सेल परचेज करने में हेल्प करता है। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री से करेंसी को परचेज करती हैं तो इस फंड में से, तो इससे क्या होता है जो जिसने सेल किया होगा मतलब ये फंड उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक तरह से एक नेशनल करेंसी होती है। तो 1 साल के अंदर एक मेंबर कंट्री फॉरेन करेंसी को मैक्सिमम कोटा जितना उसका है 25% तक वो परचेज कर सकती हैं। तो परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी में ये हेल्प करता है। बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक को किसी भी बैंक का अपेक्स बैंक माना जाता है, लेकिन अगर हम आईएमएफ की बात करें तो ये सेंट्रल बैंक का भी बैंक है। जैसे सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक के बैंक होते हैं, लेकिन जो आईएमएफ है मतलब ये जो फंड है, इंटरनेशनल फंड है, इसको सेंट्रल बैंक का भी बैंक माना जाता है। जैसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक का सीआरआर अपने पास होल्ड करके रखता है, ऐसे जो आईएमएफ होते हैं वो सेंट्रल बैंक के रिजर्व को अपने पास होल्ड करके रखते हैं। तो ये बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक है। देन टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ये जो फंड है ये अपने मेंबर कंट्री को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये अपने एक्सपर्ट को कंट्री मेंबर कंट्रीज़ के अंदर डिप्यूट करता है, जैसे उनको कई इश्यूज़ के ऊपर सजेशंस देता है, गाइड करता है। जैसे एक्सचेंज को कंट्रोल करना है, फॉरेन पेमेंट करनी है, सेंट्रल बैंकिंग हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को प्लान करना है। देन इम्पार्ट ट्रेनिंग, आईएमएफ डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्री को, जिसमें उनके जो मेंबर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है। ये जो ट्रेनिंग होती हैं ये फिनांस डिपार्टमेंट के और जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स को दी जाती हैं। फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो जो आईएमएफ है ये क्या करता है, अगर किसी कंट्री के अंदर कोई इमरजेंसी अराइज हो जाती हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग हो सकती हैं, फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग हो सकती हैं, तो उस केस में ये हेल्प करता है, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है।
उनको सिचुएशन से निकालने के लिए एक तरह से वारंटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो आता है, इंक्रीज इंटरनेशनल लिक्विडिटी। आईएमएफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये एक एसडीआर को क्रिएट इसने किया है जो एक नई करेंसी की फॉर्म में है। तो आईएमएफ फॉरेन करेंसी अपने मेंबर कंट्री को उधार भी देता है, तो इस तरह से आईएमएफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आईएमएफ है और क्या-क्या इसके जो बेनिफिट्स हैं और क्या हो सकते हैं, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्पेशल लैंडिंग फैसिलिटीज़, आईएमएफ की कुछ स्पेशल लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कंपेंसेटरी एंड कंटिजेंसी फिनांस फैसिलिटी है। इस स्कीम के अंदर मेंबर नेशन को जो एक्सपोर्ट में जो कमियां हैं, मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो पाता, उसके लिए फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये एक्सपोर्ट कम होने के रीज़न हो सकते हैं, जैसे फ्लड हैं, अर्थक्वेक का आना। सेकंड जो फैसिलिटी है दैट इज़ बफर स्टॉक फिनांस फैसिलिटी। इस स्कीम के अंदर स्पेशल फिनांस असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं मेंबर नेशन को, ताकि वो अपने पास एक रिजर्व स्टॉक मेंटेन करके रखे, जो उनके पास प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फूड ग्रेन वगैरह हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इस स्कीम के अंदर आईएमएफ जो बहुत बहुत कम डेवलप्ड जो नेशन होते हैं, तो उनको लोन प्रोवाइड करता है, और ये कंसेशनल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवर में हो जाए। इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती हैं वो 0.5% से लेकर मैक्सिमम 1% तक हो सकती हैं। एनहेंस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तो इसमें जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कंसेशनल लोन दिए जाते हैं। तो मीन्स डिफरेंट जो लैंडिंग फैसिलिटी है वो आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज़ को देता है। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी को रिड्यूस करना। आईएमएफ जो एक्सटर्नल पॉवर्टी होती हैं, तो उनको भी कम करने की हेल्प करता है। इसके लिए आईएमएफ ने स्पेशल फंड क्रिएट किया है। इस फंड में जो डेवलप नेशन होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ से जो डेवलपिंग नेशन होते हैं उनको उस फंड में से उनकी हेल्प की जाती है। रिसर्च फंक्शन, आईएमएफ रिसर्च फंक्शन भी करता है। इसने अलग से एक सेपरेट स्टैटिस्टिकल ब्यूरो इसको इस्टेब्लिश किया है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी एंड बैंकिंग, फिनांस एंड फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग रिसर्च करता है। आईएमएफ जो भी ये रिसर्च किया जाता है इसकी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और इसके जो मेन पब्लिकेशंस हैं, फिनांस एंड डेवलपमेंट है, आईएमएफ सर्वे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट ईयर बुक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल फिनांस स्टैटिस्टिक्स है। डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट फॉर एवरी कंट्री, कि ये क्या हेल्प करता है कि हर एक कंट्री के लिए, जब एक कंट्री इस फंड का मेंबर बन जाती हैं, तो इनको बताना पड़ता है, डॉलर या गोल्ड की फॉर्म में अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ता है। इससे करेंसी की जो मल्टीलेटरल कन्वर्टेबिलिटी है वो इजी हो जाती है, कि किसी भी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से जो एक्सचेंज रेट है तो उनको डिटरमाइन करने में भी आईएमएफ हेल्प करता है। देन लास्ट आता है, मेंबर कंट्री की एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। लास्ट में आता है चेंज इन एक्सचेंज रेट। आईएमएफ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं तो उनकी एक्सचेंज रेट को चेंज करने में भी हेल्प करता है। अगर अगर कोई कंट्री चाहती हैं करेंसी को एक तरह से उसको एक्सचेंज रेट को चेंज करना अप टू 10%, अगर पार वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी अप टू 10% वो चेंज करना चाहती हैं, तो इसके लिए आईएमएफ की प्रायर परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आईएमएफ को इंटीमेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक कंट्री अपनी एक्सचेंज रेट को 11 से 20% तक चेंज करना चाहती हैं, तो उसको आईएमएफ की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर इस एक्सचेंज रेट को वो 20% से भी ज़्यादा में चेंज करना चाहती हैं, तो ये जो डिसीज़न होता है वो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज़ के 2/3 के इक्विवेलेंट जो मेंबर होते हैं, तो उनकी कंसेंट से लिया जा सकता है। तो मीन्स एक्सचेंज रेट को चेंज करने में भी आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है रोल ऑफ आईएमएफ इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। आईएमएफ का इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में कितना रोल है?
काफ़ी सारी चीज़ें तो हमें क्लियर हो चुकी होंगी। तो सबसे पहले है किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहला, इंक्रीज़ इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। आईएमएफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये इंटरनेशनल ट्रेड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। इसने एक लिक्विड एसिड को क्रिएट किया है, दैट इज़ एसडीआर, जिससे जो गोल्ड के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, जब आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया था उस टाइम पे तो क्या था कि सारी की सारी कंट्रीज़ क्या कर रही थी कि फ़ॉरेन एक्सचेंज को वो एक दूसरे से फ़ॉरेन जो उनको करेंसी की रिक्वायरमेंट होती थी तो आपस में उनको एक्सचेंज कर लिया जाता था। मतलब बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर होती थी। लेकिन आईएमएफ ने इस रिस्ट्रिक्शंस को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। इसने मल्टीलेटरल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया फॉरेन पेमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो आईएमएफ ने एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिज़ाइन इसको एस्टैब्लिश किया और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कन्वर्ट किया। देन नेक्स्ट है हेल्प टू मेंबर नेशन फेसिंग बीओपी क्राइसिस, कि जो बीओपी जिन मेंबर नेशन का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवर में नहीं होता है तो उनको फेवर में लाने के लिए भी आईएमएफ हेल्प करता है, उनको कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है, पेमेंट करने में उनकी हेल्प करता है। प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा, आईएमएफ स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। मैंने भी बताया ही है कि इसके बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिसके थ्रू रिसर्च वगैरह के रिगार्डिंग जो भी डाटा होता है, जो भी डेटा है, तो उसको ये पब्लिश करता है, मीन्स मेंबर नेशन को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एडवाइस टू मेंबर नेशन। ये मेंबर नेशन को बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर एडवाइस भी देता है। दैट मीन्स जो भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को मेंटेन करना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाना है, देन और भी जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं जो बड़े क्रिटिकल डिसीज़न होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग, तो उनको लेने में हेल्प करता है। बीओपी क्राइसिस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन ये हेल्प करता है अपने मेंबर नेशन को टू कम्बैट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। आईएमएफ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड की पूरे ग्लोबल लेवल पर वो ये देखता है कि कितना फिनेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर किसी भी तरह का फिनेंशियल क्राइसिस अगर क्रिएट होता है तो ये अपने मेंबर नेशन को एडवाइस देता है पॉलिसी मेंटेन करने के रिगार्डिंग और उनको फिनेंशियल सपोर्ट भी देता है ताकि उनकी कंट्री के अंदर एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन किया जा सके। अगर फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती हैं तो इससे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो आईएमएफ कोशिश करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर इस तरह का क्राइसिस पैदा ना हो। तो इस तरह से आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल है इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज़ करने में। तो आज जो टॉपिक था हमारा, तो हमने इसके अंदर समझा कि आईएमएफ किस तरह से कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो आईएमएफ परफॉर्म करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरह से आईएमएफ प्रमोट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।